जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स जी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो हैं उनके नताइज जो हैं हमारे सामने एज एक्सपेक्टेड मोर और लेस आ चुके हैं। कश्मीर के अंदर जब सूरत हाल देखते हैं तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये कैसी रियासत है, कैसे कवानीन हैं, लॉ एंड ऑर्डर किधर है, और फिर एक काम जो है मुक्तदर हल्का जो है वो क्या चाहता है आखिरकार। सलमान दुरानी हमारे साथ आज़ाद मीडिया से इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और स्टूडियो में हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं असद तारिक, द वेरी फेमस ईऑन पॉडकास्ट। दोनों एनालिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान दुरानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। इंतखाबात के जो नताइज हैं क्या वही आए हैं जैसा कि बताया गया था? आपने तो प्रोडिक्ट भी शायद किया था, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि नहीं जी, धांधली हुई है। बहुत शुक्रिया इस्माइल। देखें, दो डोमेन्स हैं जिनको देखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। सोशल मीडिया की कैंपेन अगर देख सकते हैं तो मतलब अगर हम वहाँ से देख के प्रिडिक्ट करना है तो ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और उनको पता है वहाँ पे कि हाउ टू मेक ट्रेंड्स एंड हाउ टू बी इन द न्यूज़। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो हम ऐसे इलाके के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर इंटरनेट की बुनियादी सहूलत, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ साफ़ पानी की बुनियादी सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो वहाँ के जो इलेक्शंस और जो पॉलिटिकल डोमेन या डायनामिक्स अगर इसको कहें तो वो टोटली यकसा डिफरेंट है। वहाँ के मसाइल अलग हैं। वहाँ के जो हम समझ रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के कि जी किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है, तो यहाँ की तो सियासत ही डिफरेंट है। वहाँ की सियासत जो है वो उसने आपको दिखा दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त लीड कर रही है और बिल्कुल उस पोजीशन में आ चुकी है कि एक मखलूत हुकूमत, अभी भी मखलूत हुकूमत की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी भी ऐसे मुल्क का जो मॉडल होता है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी हो या फौज की हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो हमेशा पावर ऑफ बैलेंस लेकर चलती है। पॉलिटिकल पार्टीज में किसी को भी इतना स्ट्रांग नहीं होने देती और किसी को वीक मतलब कर देते हैं। पीटीआई को जैसे आप देख रहे हैं कि कितना वीक कर चुके हैं और कितना वो हो चुकी है। खुद वो आपस में लड़के भी हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल इस हुकूमत के बाद, जो खालिद खुर्शीद ने 2.5 साल की हुकूमत की, 3 साल की हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान में। खैर मैं ये जस्टिफाई भी नहीं करूंगा, बहुत सारी पाबंदियां भी थी गिलगित बल्तिस्तान के ना, इलेक्शंस मैं को भी लेकर, लेकिन मैं ये भी है कि आपने अच्छा किया 2024 कि आपने की। अपनी थोड़ा सा बैक ट्रैक किया अपनी गुफ्तगू की, बिकॉज मुझे लगना शुरू हो गया था कि आपने कहा कैंपेन नहीं की। मेरा अगला पॉइंट ये आने लगा था कि कैंपेन अगर क्या कर लेते तो कुछ डिफरेंस आ जाता। लेकिन ना असद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वो कहते हैं कि जी बैलेंसिंग ऑफ पावर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंश्योर करवाती है मर्जी से। मुझे तो ये बात सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि इस्टेब्लिशमेंट को किसने इख्तियार दिया कि उनके पास ये राइट कब से आना शुरू हो गया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। असद, व्हाट कैन यू कमेंट ऑन दिस? सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया इसमाइल भाई। देखिए, पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं था। ना ही पाकिस्तान का कोई सियासतदान एस्पायर करता है टू बी ए डेमोक्रेटिक स्टेट। सारे एस्पायर करते हैं पावर हासिल करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जीडी की एक बात एक करें। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूँ इस्माइल, अगर अगर आप मुझे अलाउ करें। आप चूंकि ज़रा थोड़ा हार्ड स्टैंस लेते हैं, जो एनालिसिस करने वाले प्रो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चूंकि इज द मैं वर्ड। एनालिसिस करता प्रो हूं तो प्रो मैं उस तरह से। कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रो डेमोक्रेटिक इज द वर्ड। हार्ड स्टांस नहीं नहीं नहीं, कहते इसको, आई प्रो वुड से आई कॉन्स्टिट्यूशनल वुड प्रो से डेमोक्रेटिक आई कहते वुड हैं। से आई वुड से ए हाइब्रिड सिस्टम, जो कि ख्वाजा आसिफ भी तस्लीम कर चुके हैं, राना सना भी तस्लीम कर चुके हैं, और ये पूरे का पूरा सिस्टम भी तस्लीम कर चुका है, जिसे हम नवाज शरीफ जरदारी जैसे फेसेस कहते हैं। तो इसमें हमें एनालाइज करना है। आप कह रहे हैं कि फलाने को किसने राइट दिया और फलाने को किसने राइट नहीं दिया, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वो स्पेस है जो कि मैं दुरानी साहब, पॉलिटिशियंस मैं नहीं देखते कह हैं। रहा, आइन कह रहा है। हु एम आई? आइन यार कह रहा है। आइन आइन को भी तो मैं समझना है ना, उसकी आप अपने तरीके से तो नहीं ना, अपने बेडरूम में बैठ के तो नहीं ना आप तो खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन खौफ की है, तशरीह कर बेडरूम सकते के अंदर का आइन कोई नहीं हैं। पढ़ता। मुझे आप बताएं आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, इस्माइल आर्टिकल कासिम 28 तक थोड़ा सा, जाएं क्या कहते हैं? थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा आर्टिकल 3 धीरज इज रखिए, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। क्या थोड़ा आपकी सा रियासत धीरज में रखिए। एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही? क्या आपकी मैं एक्सप्लॉइटेशन मैं नहीं हो ये रही? मैं यहाँ किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप कर सिर्फ रहे हैं कह रहा डिफेंड। हूँ मुझे आपसे बहुत कि जो आजादी की खुशबू आ रही है क्योंकि आप आजाद मीडिया में बैठे हैं, तो इसलिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। चीज लेकिन दोस्त जैसे ऐसे ना ना है, करें। इस्माइल कासिम, जो चीज जैसे है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं ना, हम उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते। तो ये एक एनालिटिकल, मैं उस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, बट आप शायद समझने के मूड में नहीं है।
मैं खुदा का खौफ खाए, मैं समझने के मूड में हूं, आप बात गलत कर रहे हैं, इज माई पॉइंट। आइन और कानून की बालादस्ती की एटलीस्ट ख्वाहिश करना तो मेरा ख्याल है हमारा हक है ना। होना ना होना अलग बात है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आर्टिकल यार 28 तक ठीक जाए तो है, मेरे लेकिन बेसिक तारीफ ह्यूमन तो राइट्स की ग्रेव वायलेशन है। मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स की ग्रेव मैं वायलेशन है जब आप तो इसका इसको जवाब दे, मैं तो नहीं खामोश। हूं ना। इस्माइल आप कासिम, उसके इसका डिफेंड तो जवाब ना ना करें, जवाब दे, मैं तो मैं नहीं हूं, डिफेंड मैं मैं डिफेंड नहीं मैंने कर तो रहा हूँ। स्टूडियो में बैठ के असद भाई से जवाब लेना चाहा। आपने बीच में कट मारा और कहा कि आपका हार्ड स्टांस है, तो मैंने आपको करेक्ट सिर्फ किया कि नहीं सर, मैं हार्ड स्टांस इसलिए नहीं है, कह रहा था प्रो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रो कहा कि डेमोक्रेटिक फौज को स्टांस हक है। किसने दिया है। मैं सिर्फ इस चीज पे एतराज था कि आपने कहा फौज को किसने हक दिया है। ठीक आपके पास इतनी ठीक है, बुरी क्यों आपकी लगी बात वैसे? दुरुस्त है, आपको इतना बुरा क्यों लगा? लेकिन नहीं, बुरा नहीं लगा। जस्ट कह लगा रहा है हूँ कि आपको जब यार आप कोई बुरा? आपको मुझे स्पेस लगा कि छोड़ते हैं, बुरा फील हुआ है जब आपको। आप कोई स्पेस छोड़ते हैं तो जो दूसरी पावर है वो स्पेस वहां से वो कैरी करती है, तो मैं डेफिनेटली वापस ये। आपके पास आता हूं, मुझे असद भाई को इस कॉन्वर्सेशन में ऐड करने थे, बिकॉज वो ना सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहता हूं मैं जरा उनका टेक ले लूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे मेरी इस्लाह कर दें, अगर आप गलत हैं और इस्लामाबाद की जो आज़ाद हवा है उसका कोई प्रेशर है आप पे तो वो भी हमें बता दें थोड़ा सा। असद भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप दोनों सही हैं, ठीक है। इस्माइल भाई की बात कानूनी तौर पे करेक्ट है कि कानून गुंजाइश नहीं देता, और सलमान भाई की बात करेक्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो तो हाल पे तबसरा कर रहे हैं, ना उन्होंने कानून बनाया, ना मैंने बनाया, ना आपने बनाया। और शायद आइडियल वर्ल्ड में वो भी यही चाहते हो कि ऐसा ना हो, जी लेकिन क्योंकि आपने उनसे सवाल पूछा था जीबी के इलेक्शन का, तो उन्होंने कहा मौजूदा सूरत हाल देखते हुए, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस देखते हुए समझ यही आता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के फेवर में आए। वैसे जीबी के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में ही आते हैं, क्योंकि जीबी का जो स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट सूबे का नहीं है, लिहाजा वो एज सूबा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हम किस तरह फेडरेशन के साथ अपना रिलेशनशिप तगड़ा कर सकें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तगड़ा कर सकें, ताकि हमने जो भी मनसूबाबंदी या काम करवाने हैं वो हो सके। बाकी ये जो आपका बैक एंड फोर्थ है आज़ाद होने पे या ना होने पे, तो मेरा ख्याल है गुरेज करें, ऐसे कमेंट से गैर मुनासिब होते हैं। ज़रा इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो जाए तो बेहतर है थोड़ा। और ये इंटेलेक्चुअल नहीं है? नहीं, ये गैर मुनासिब बात है, मैं तो गैर समझता मुनासिब बात है? हूँ गैर मुनासिब। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? कश्मीर में देखा आपने दूसरा मुद्दा खोल दिया है, बड़ी सिंपल सी बात है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन सूरत हाल बनी हुई है, ये ओवरनाइट नहीं बनी। तकरीबन 2.5 साल से एक कमेटी फॉर्म हुई जिसके पीछे लाखों लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, जो एक मुतालबात सामने रख रहे हैं। 38 मुतालबात हैं। रियासत और उनकी आपस में मुज़ाकरात होती है, डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स होते हैं, और तकरीबन 35 या 36 ऐसे मुज़ाकरात हैं जो गवर्नमेंट मानती है। लेकिन जो क्रिटिकल मुज़ाकरात के पॉइंट था कि जो ये 12 नशिस्तें हैं रिजर्व सीट की, ये ख़त्म की जाएँ। अब हमारे यहाँ क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक रूम नहीं है, सलमान भाई ने सही कहा कि ख्वाजा साहब ने कह दिया कि हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन हाइब्रिड निज़ाम की डेफिनेशन में आज तक नहीं पता चली। क्यों? क्योंकि क्या हाइब्रिड निज़ाम एहतजाज अलाउ करता है? क्या हाइब्रिड निज़ाम असम्बली के बाहर एहतजाज अलाउ करता है? क्या हाइब्रिड निज़ाम हड़ताल अलाउ करता है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो चीज़ें अलाउड होती हैं। अब हाइब्रिड में क्या अलाउड है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम 2.5 साल देखेंगे तो हाइब्रिड में तो सांस लेना नहीं अलाउड। अगर आप सांस लेंगे थोड़ा इनकरेक्टली तो प्रॉब्लम हो सकता है, और ये एक जमात के साथ नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप चाहे कलदम तंजीम टीएलपी हो, आप चाहे पीटीआई हो, आप चाहे बीवाईसी हो, आप चाहे पीटीएम हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी होता है, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंटी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर ट्विटर पे कोई लिख देता है सरकारी अकाउंट कि आप एंटी स्टेट हैं या इधर एंटी स्टेट एलिमेंट है, उसके बाद हम देखते हैं 24 घंटे के अंदर एक पूरी तंजीम को कलदम करार दे दिया जाता है। अब हमारे मुल्क अच्छा। में इतने। आप शायद एक चीज मिस कर रहे हैं, मैं इसमें ऐड कर दूं। आप जी सलमान। ने पीटीआई तक शायद यहाँ पे गिनती रोक दी। मैं समझता हूँ इन फ्यूचर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो कि माजी में फेस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो आने वाले दिनों में बहुत सेफ फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो भी इसका निशाना बने। बेशक सलमान भाई, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो आइनी तरमीम हुई हैं और जो स्पेस हाइब्रिड निज़ाम ने ऑक्यूपाई की है, उसके बाद जो आपकी पॉलिटिक्स है वो वर्चुअली डेड है। अब हैं पावर ब्रोकरेज डील्स, कि आप अपनी डील कैसे बनाते हैं, आप सिंध के वडेरों को कैसे हैज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए, आप पंजाब की इंडस्ट्रियल क्लास को कैसे हैज कर लेते हैं, और इस हैजिंग के तहत ही अब पॉलिटिक्स चलेगी। इनफैक्ट अवामी पॉलिटिक्स वर्चुअली एंड हो चुकी है। इवन अगर आप साउथ के हलकों में चले जाएं, पंजाब की बात करें जहाँ पे अवाम एमएनए एमपीए का बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, वो भी वर्चुअली ख़त्म कर दिया गया। इसकी वजह से आपकी अशराफिया और आपकी आम आवाम का गैप बहुत बड़ा हो गया है।
इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही। क्योंकि मुझे याद है कि जब अदम एतमाद आया था तो हमें बताया गया था कि इमरान खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं होती, और मैं एग्री करता हूँ, उस वक्त इमरान खान साहब की महंगाई बड़ी चुभती थी, तेल की कीमतें बड़ी चुभती थी। लेकिन फिर अगले 3 साल जो हमने देखा उसने तो इंतहा पार कर दी। वैसे 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ही हो रही है, दुनिया की सारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रही है और ये होती रहेगी। तो हमारे सियासतदान एक तरफ से हमें झूठ बोलते रहे, हमारी डीप स्टेट एक तरफ से मिसगाइड करती रही, हमारा जुडिशल सिस्टम ऑपरेट नहीं करता रहा, जिसकी वजह से जीबी के अंदर इलेक्शंस सॉर्ट ऑफ बेमायनी है। उसी तरह जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होने वो भी बेमायनी है। अगर आप 12 सीटें रखेंगे तो आप आसान रास्ता दे देंगे धांधली का, आसान रास्ता दे देंगे हाईजैक का, नहीं तो दूसरा तरीका तो उनके पास है ही। क्योंकि हमारे डीप स्टेट ने यह दिखाया है उनका मिजाज, और हमें बहुत सारे एंकर्स ने बताया कि पाकिस्तान अब बहुत हार्ड स्टेट है, कि पाकिस्तान सिचुएशन को बलूचिस्तान की तरह भी डील कर सकता है, इंटीरियर सिंध की तरह भी डील कर सकता है, एक्स फाटा की तरह भी डील कर सकता है, और पंजाब में जो हमने देखा सीसीडी की शक्ल में और 9th में के क्रैकडाउन पर उस तरह भी डील कर सकता है। तो हमारे पास तावीज़ें सारी हैं। ये सवाल है लोगों पे उनको कौन सी तावीज़ चाहिए। बिल्कुल ऐसे सवाल लोगों के ऊपर है कि उनको कौन सी तावीज़ चाहिए, और उसके अंदर जब हमारे एनालिस्ट जो हैं बैठ के उन तावीज़ों को जस्टिफाई करें तो थोड़ा सा जो है वो दिल दुखता है। जी सलमान दुरानी, क्या कहना चाहेंगे आप अच्छा इसके साथ? चले, आपको 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 बुरा लग गया है तो मैं उस पर माजरत करता हूँ, लेकिन मैं बस अपने आप को थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था कि अगर जरूर करें जी जी। मैं इस बात को अगर मैं इस बात को कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा यार, ये सिस्टम ऐसे है, बन चुका है। अब हमने तो नहीं बनाया, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। जो हैं, जो इसका सिस्टम का हिस्सा रहे, जिन्होंने पावर विदड्रॉ की अपनी, जिनको मैं साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, उन्होंने दे वर इमरान द खान पार्ट ऑफ द साहब, सिस्टम ना, इमरान उन्होंने खान जनरल साहब बाजवा को साबिक अपनी वजीर पावर्स, आजम, नाम तो लें, शो कैंडिड बानी रहने दें यार। बानी तहरीक इंसाफ, बानी चलें तहरीक बानी तहरीक इंसाफ, इंसाफ कर लें, इंतशार, इस तरह इमरान की खान गुफ्तगू कर लें, जो इमरान भी खान करना साहब है, के जैसे यार। भी आप करना है। मेरे शो पे आए हैं, दो लेकिन 2 दिन चले, 4 दिन आप चले, लेकिन कैंडिड रहेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी को मासूम करार नहीं दे सकते यहाँ पर। हर एक ने किरदार अदा किया है कि फौज को जो पावर है वो अपने हैंड ओवर करने की। आप ये सिर्फ बता दें कि इमरान खान क्या खुद अपने इंटरव्यूज में ये नहीं कह चुके कि सारा कुछ जनरल बाजवा चला रहे थे और जनरल फैज चला रहे थे। ओ हंड्रेड भाई, परसेंट आप क्या कर रहे थे? और हमारी एक पर्सनल सहाफियों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि सर वो आजकल जो है आईएसआई और ये वो सारा मामला चल रहा है, तो आप के किसी तर्जुमान ने या किसी एडवाइजर ने आप तक ये वो हो गया? नार्सिसिज्म की इंतहा है कि एक इशू के बारे में जो जर्नलिस्ट उस पॉइंट के ऊपर, मतलब आपको इतना पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाने पर है, आपको ये नहीं पता कि जो आपका साथ देने वाले या आपके ऊपर जुल्म होने के ऊपर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, आपको तो नहीं पता ना, आपके किसी एडवाइजर ने आपको बताया। तो जाहिर है, फिर हमने ये पूछा कि आपको तो ये भी नहीं पता था कि हामिद मीर साहब जो हैं उनको किसने अफेयर करवाया? आपको तो ये भी नहीं पता था कि मतीउल्लाह जान जो है उनको उठवा के किसने जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की सैर करवाई? आपको तो ये भी नहीं पता था कि अब सहारा आलम को गोली जो है वो कहाँ से लगी, कैसे हुआ? तो सारे का सारा जो मलबा उठाकर हम ये नहीं कह सकते कि खाली एक ही जो पावर सेक्टर है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम उसके ऊपर कर दें कि जी हाँ ठीक है, वही मुर्द इल्ज़ाम है। हम इमरान खान, हम नवाज शरीफ, जरदारी और इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा सकते कि सलमान भाई, हम मैं इनको माफी, पावर में अगर लाते हैं? आप इजाज़त दें मैं कतई कलामी माफ़ चाहता हूँ। पीटीआई की तहरीक उनकी जो हिस्टोरिकल सोच है वो 2024 से शुरू होती है। नून लीग की सोच शुरू होती है 2016-17 में, जब खान साहब को निकाला था। पीपीपी की सोच शुरू हुई, ख़त्म हो गई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया था। नहीं, पाकिस्तान लेकिन 90, ये जो सुन लीजिए पीपल्स, सुन लीजिए ये जो सलमान आपने कहा भाई, ना पीटीआई की सोच। सलमान भाई सिर्फ एक लम्हा दे दीजिए। पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान जो एग्जिस्ट करता है 47 में शुरू हुआ था। 47 से लेके आज तक हमने देखा है कि एक इदारा लॉप साइडेड तरीके से पावर को इकट्ठा कर रहा है, वो इनरोड्स बनाई जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सियासतदानों ने स्पेस दी है। क्यों? फातिमा जिन्ना साहिबा स्पेस रिक्लेम कर रही थी, हमने कहा कि ये एंटी स्टेट हैं। मौलाना मादूदी को हमने सजाए मौत पे खड़ा कर दिया था, लेफ्ट की तहरीक उनके साथ थी। अयूब खान के खिलाफ जो पहली मार्शल सेकंड मार्शल लॉ थी, प्रॉपर तरीके से सब खड़े हुए थे। सेकंड ज़ियाउल हक साहब साथ खड़े हुए थे। फिर एट द सेम टाइम हमने सियासतदान क्रिएट किए डिक्टेटरशिप्स में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो सियासतदान है जो क्रिएट हुए, नवाज शरीफ साहब वो सियासतदान है, और इमरान खान साहब भी उस पार्टी में आते हैं। लेकिन हमारा मैन्युफैक्चर का प्रोसेस एक ही जगह से हो रहा है।
इसलिए मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि हमारे सियासतदान खुद जाते हैं पावर कॉरिडोर के पास, लेकिन पावर कॉरिडोर भी उनको उठाता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है जहाँ पे पावर कॉरिडोर के पास अब तो सारी मईशत है, सर अब मैं उनके यही पास कहना वर्चुअली चाह रहा सारा हूँ, मैं कंट्रोल ये है। कहना चाह रहा हूँ, आप 2021-22 की बात कर रहे हैं, 23 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पीटीआई का जो बल्ज हुआ जब इनकी पैदाइश हुई, वो जनरल पाशा साहब को आप भूल तो जाते हैं लेकिन भूलना नहीं चाहिए। 2011 नहीं का नहीं, जो लाहौर का जलसा था वो किसने करवाया, उसके बाद 2014 का जो धरना है वो किसने करवाया, उसके बाद 2018 के इलेक्शंस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक पार्टी को आपने अंदर डाल दिया, उसकी लीडरशिप को आपने अंदर अंदर डाल दिया और फिर जिस तरह ग्रेट। से इलेक्शन करवाए। लोग जस्टिफाई करते हैं कि जी मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं तो जाहिर नहीं, गलत एनालिसिस करूंगा justify इस कर चीज़ का कि सकता है, कोई 2018 में। कर नहीं। सकते हैं, इससे कोई एक चीज justification- असूली तौर पे गलत है, उसे क्या जो जस्टिफिकेशन? असूली तौर पे चीजें गलत उस हैं उनको आप गलत है। जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपका आसान कर देता उस हूँ। फॉर उस समबडी हु चीज कम्स में अप टू यू उस एंड चीज टेल्स में यू, हम मैं कहना चाह रहा था कि somebody comes up to you and tells you कि आके इमरान खान साहब प्रो डेमोक्रेटिक या प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस इमरान खान साहब का रहा है, तो वो भी गलत बयान नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट काफी ज्यादा है, ये मेरा ख्याल है जमान पार का नाम सुन के आई है, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं पूछना बस चाह रहा था, ये सारे सवाल जो हैं, ये जो 6-8 महीने आपने जमान पार के बाद टेंटों में गुजारे थे, उससे पहले भी पूछे थे या उसके बाद पूछना शुरू किया है? नहीं, हम तब भी जर्नलिज्म ही कर रहे थे, तब भी हमने ये सवाल किए और तब भी मुलाकातों के दौरान ही ये सवाल हुए। पीटीआई वाले ये बात कर सकते हैं कि भाई आपकी शोहरत इमरान खान से है, लेकिन सलमान हम भाई, 2014-15 से सलमान भाई, सहाफत कर रहे हैं। मैं वो लोग माजरत हैं चाहता जिन्होंने हूँ। अखबार के दौर से शुरू की जर्नलिज्म, अखबार ज्वाइन किया, अखबार के बाद फिर जो ये सफ़र है ब्रॉडकास्ट की तरफ आया, डिजिटल की तरफ आया। ऑल दो के आई वॉज नॉट द फेस ऑफ स्क्रीन, वो तो बहुत बाद में हुई ये चीज़, लेकिन होना तो थी, जैसे भी थी, जैसे जैसे सफ़र था वो सारे का सारा वैसे का वैसे था। अब आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट टू द पीटीआई गाइज, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझते हैं, लेकिन जाहिर है कुछ भटके हुए हैं, कुछ आपको मामलात उनके जस्टिफिकेशन साथ भी देनी आगे बनती भी पीछे नहीं है, हुए हैं, मैं तो बिकॉज मैं आपकी बात को कंप्लीट पहले ये कह रहा था कि somebody comes up to you and tells you कि इमरान खान का प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस रहा है, तो वो भी ज्यादती करते हैं, वो भी गलत बात है। बिकॉज पोस्ट आउस्टर 2022 के बाद इमरान खान की जर्नी नो डाउट कमेंडेबल है, बट बिफोर दैट मोर और लेस इट्स द सेम जर्नी, जैसे असद ने भी बात की है, इट्स द सेम as to how the establishment creates power vacuums, and power vacuums के अंदर फिट इस्माइल इन भाई, करते हैं। उसमें वजह है, अगर एक इदारा बस एक पॉलिटिशियन एक फर्क ये मैन्युफैक्चर है, कर रहा है। एक फर्क ये है, सॉरी सॉरी मैं जरा जी जी, ऐड कर दूं जी जी, इसमें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा नहीं नहीं, हूँ, सलमान भाई। मैं ऐड कर दूं, बस फर्क ये है कि जो असद भाई बात कर रहे हैं उनमें और मुझ में, कि मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस्तेमाल करती है या जो भी सेटअप बनाती है या जो भी जिस तरह भी, उसका आला कार हमारे सियासतदान क्यों बनते हैं? मैं एक तो उसकी नहीं है वजह ना, बताने लगा हमारे था। सियासतदान मुख्तलिफ पार्टियां ये वो सब, ठीक है। जी जी, आप बात आगे यहीं से आगे बढ़ेगी ना, लेकिन मैं ये जस्ट डिफरेंस बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दिस इज ऑल एस्टैब्लिशमेंट फौज एंड वो एक एलिमेंट, मैं कह रहा हूँ कि इट हम्म। इज ऑल अबाउट कि ये जो हमें मैनिपुलेट करने वाली पावर्स हैं, अवाम के हक में क्या है? अवाम के हक में तो कुछ भी नहीं है ना, पावर गेम तो ऊपर चल रही है, कौन किसका अलाकार बन रहा है, कौन किसकी हेल्प कर रहा है, ये सब हमें तारीख बताती है कि नवाज शरीफ के किस लॉबी से उठकर आया। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो भुट्टो साहब ब्यूरोक्रेसी से सियासत में आए, पहले वो डैडी कहा करते थे किसी को, और उसके बाद जाहिर है उन्होंने जिस जब बगावत की और फिर उनकी जो सियासत की एक अलग ही धार शुरू हो गई, तभी पीपल्स पार्टी का जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई। तो सेम इज विद द ऑल द पार्टीज, आप ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है कि जी वो ऐसा करती है, तो सलमान उतना ही भाई, कसूर हमारे मैं सियासतदानों का ये भी है। सब, सलमान भाई, कता कलामी माफ। ये सब ऐसे होता नहीं है, एक सांचा होता है, उस सांचे में आप जो भी चीज़ डालेंगे वो सांचे की शेप की बनेगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन सियासतदान एग्जिस्ट करते थे, लेफ्ट की तरीके सिंध में थी, आपने उनको, आप माजद आप नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ, उनको कत्ल किया, जेलों में डाला। प्री पार्टीशन की तरीके केपीके में एग्जिस्ट करती थी। बाचा खान को हम आज तक एंटी स्टेट समझते हैं, वो प्री पार्टीशन थे, किसी ने उनको नहीं बनाया। बलोचिस्तान में अपनी तरीके थी, पंजाब में किसानों की मुख्तलिफ पार्टियां थी, उनको हमने तबाह किया। तो बेसिकली पॉलिटिशियंस थे जो सिंसेयर थे, हमने उनको वाइप आउट किया। वाइप आउट करके हमने अपनी फैक्ट्री में से पॉलिटिशियंस निकाले जो जाके लोगों के दिलों और नैरेटिव्स को जीतते थे, और फिर उन्हीं के मुकदमे हमने प्रेजेंट किए और कहा कि ये तो चोर और करप्ट हैं। जब मिसाक जमहूरियत हुआ था तो एक अल्लाह ने चांस दिया था कि हम इस चीज़ से बाहर आ जाएं। मिसाक जमहूरियत होते ही, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनते ही, नवाज शरीफ साहब वगैरह वही चीज़ें करने शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, एक चांस था कि ही वुड राइज अबव, वो नहीं कर सके। अब दोबारा हमें एक चांस मिल रहा है कि सारी सियासी चीज़ें मानते एक पेज पे आप करें। कैरेक्टर्स यही होते हैं, इन्हीं लोगों ने परफॉर्म करना होता है।
लेकिन जो आपका बुनियादी इख्तलाफ है कि ये लोग आए कहाँ से हैं, तो ये बेसिकली इस्माइल भाई एक सांचे में से आ रहे हैं जो डीप स्टेट ही बना रहा है। बाकी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इनमें से ज़्यादा बुरा कौन था। श्योर, वो पॉलिसी पे हम बात कर सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद बुरा कौन था। बट बुनियादी तौर पे इस वक्त हर बंदे के सेंस ये बनती है कि जो बंदा मजलूम है आप उसके हक की बात करें। हम्म। अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त किसी जुल्म का शिकार थे तो हम कहते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो इमरान खान साहब हैं और क्योंकि हमारे डीप स्टेट ने नैरेटिव को ऑब्स्क्योर करना होता है, उन्होंने नैरेटिव को ऑब्फिस्केट करना होता है, तो वो हर किस्म की आवाज़ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी मुहिम है ये कहना कि नहीं सियासतदान स्पेस क्यों देते हैं। भाई वो स्पेस ना दें तो आप उन्हें गायब कर दें, आप उन्हें मार दें। किधर हैं टीएलपी के लीडरान, कहाँ हैं, हमें आज तक नहीं पता पूछने चला। वाले ही नहीं है। वो हाइड एंड सीक के चैंपियन है, ढूंढ ही नहीं हम पा रहे। जब आपने JUIF पे क्रैकडाउन करना था कैसे किया था, जब आपने नून लीग तोड़ी थी 97 98 वाली नून लीग और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने जब पीपल्स पार्टी को तोड़ा था कैसे तोड़ा था। तो आप जब बिकॉज एक नेशन स्टेट में सॉवरेनिटी होती है मोनोपोली ऑफ वायलेंस ओवर अ रीजन। अब वो मोनोपोली ऑफ वायलेंस पीपल विद गन्स के पास ही होगी, 100%। ठीक है। दे आर नॉट सपोज टू यूज इट ऑन द पॉपुलेशन। नॉट सपोज। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपका कैमरा मैन बंदूक उठा ले तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। चलो हम में से आप ज़्यादा बहादुर हैं, आप लड़ पड़ेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो बाकी सारे लोग तो सहम जाएंगे। तो ये हमारे साथ हुआ है। जो लोग कहते हैं कि जी पंजाब के लोग दिलेर नहीं है, फलां लोग दिलेर नहीं, ऐसा नहीं है। ईयर्स ऑफ अब्यूज़ के बाद आपका जो अब्यूज़र होता है या ग्रुप ऑफ पीपल जो अब्यूज़र है, आप उनके साथ एक अफिनिटी बना लेते हो। मिसाल के तौर पर यार कितने पंजाब में MPs और MNAs हैं जिनके वालदैन भी MPs और MNAs थे, जिनके तय खाने हैं, जो जुल्म करते हैं, जो जुर्म करते हैं, जो किडनी के बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। लोग उनको फिर भी जा के मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, क्यों? स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। और दूसरा, हमने हमारे मुआशरे में अच्छाई को मनी से इक्वेट कर दिया। अगर आपके पास मनी है ऑल इज वेल। ऑल इज़ वेल। ऑल इज वेल। अगर आप 20 परफ्यूम लगा के गाड़ियों के काफिले में जाते हैं, ऑल इज़ वेल। और हमने हमारी यंग जनरेशन को भी कहा कि आप इसी तरह ग्रो करें, आप इसी तरह अपने आप को डेवलप करें। और ये चीज़ अब हमारे तज्जिएगारों में भी रिफ्लेक्ट करती है और रिपोर्टर्स भी। क्यों? वो भी इंसान है, देखिए वो भी चाहते हैं वो अच्छे घरों में रहें, उनकी अच्छी नौकरियां हों, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। अब वो कहाँ से पैसे कमाएंगे? आप मुझे बताएं, मेन स्ट्रीम मीडिया फ्री हो सकता है या डिजिटल स्पेस फ्री हो सकती है? आपको पता है, मुझे पता है कि एक ऑनलाइन सेटअप चलाने का क्या खर्चा होता है, क्या व्यूज़ आते हैं, यूट्यूब क्या पे करता है। सरकारी इश्तेहार के बगैर कैसे होगा? नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके या इकोनॉमिक्स आपको तोड़ती है, या प्रेशर आपको तोड़ता है, या वायलेंस आपको तोड़ता है, या मुकदमे आपको तोड़ते हैं, 100%। और हर तरफ से हो रही है चीज़। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और मेरे ज़हन के अंदर आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वाई नॉट पुट एन एंड टू इट, वाई नॉट पुट अ स्टॉप टू इट। तो मेरा उसके ज़हन के अंदर आता है कि व्हाट नेक्स्ट। सो यू सी समबडी के आप आते हो, तहरीक चलती है और आप इनकलाब ले आते हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो। मेरा उसके अंदर क्वेश्चन होता है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू फॉलो। मतलब वो क्या हज़ारों करोड़ों लाखों जो लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से जो नीचे आएंगे, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कम होंगी। इवन टिल नाउ पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट इज़ एट अ 21 ईयर है, 21 साल तारीख की। इन्फ्लेशन के आप इंडिकेटर्स देखें, सोशल इंडिकेटर्स देखें, डेवलपमेंट को देखें, सो रियलाइज़ के काम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको समझ नहीं आता फिर व्हाट इज़ टू फॉलो। क्या स्टेटस को जो है उस पर मेंटेन ही रहना? फिर सबसे पहले आपको जो टाइम है ना उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप टाइम को स्पेक्ट्रम ऑफ 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर देख रहे हो तो फिर आप नेशन नहीं हो, आप सेल्फ हो, आप अपने आप को देख रहे हो। 5-10 साल की प्लानिंग इंसान करता है, नेशन स्टेट 100 साल की प्लानिंग करती है, 200 साल की प्लानिंग करती है, ठीक। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में लेट से फॉर सम रीज़न डीप स्टेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको वापस रूम देती है, आप लोग सारे जमहूरियत कायम कर लेते हैं, इट विल टेक 50 to 100 years फॉर पाकिस्तान टू कम आउट ऑफ इट्स इकोनॉमिक टर्मोइल, to fix social justice issues, to fix law and order, and to be regional या सुपर पावर। अगर आप जब तक ये माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करेंगे, आपके पॉलिसी मेकर्स ये माइंडसेट अडॉप्ट नहीं करेंगे, इफेक्टिव चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे तो जो कैंपेन करता है वो कहता है कि जी इतने दिन में करप्शन ख़त्म होगी, इतने दिन में ट्रेन बनेगी, इतने दिन में पावर प्लांट लगेगा। ये इश्यूज़ नहीं होते। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हमारे मुल्क में IPPs नहीं थी तो गुर्बत कम थी। हमने अब इतने पावर प्लांट लगा दिए कि टेक्निकली हम बिजली हमारी रिक्वायरमेंट से सरप्लस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेट इनसेन हो गया और आज 21 साल हाई है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो बुनियादी तौर पे आप किसी भी डेवलपमेंट
जो आप बज़ाहिर डेवलपमेंट होती है उसको नेशन स्टेट के 200 साल 100 साल के प्लान से इक्वेट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और इसी के अंदर आप कहते हो कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर अदलिया जो थी, जो भी इनिशियली डिस्कशन भी हो रही थी, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जो कि आपने बड़ा टैक्टिकली उसको 26वीं 27वीं तरमीम के अंदर उसको खत्म कर दिया। मतलब आईनी अदालत इज अ जोक मैं नहीं फॉर मी। समझता कि 26-27वीं में ख़त्म है, पहले ही ख़त्म हो चुका था। 100% पहले, बट स्टिल उसकी कहने के वो उसको दिखाने के लिए फिर तो कुछ था ना। अभी तो आईनी अदालत तो इज़ अ जोक, लाइक आई स्टेटेड, के मतलब कि जिसका मैंने एहतसाब करना है उसी ने मेरी अपॉइंटमेंट करनी है, उसने मुझे तैनात करना है, तो मतलब मैं क्या एहतसाब कर लूँगा। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि ट्रॉयका वो सिस्टम था जिसने तीनों पिलर्स को सस्टेन करना था। अगर आपकी जो पार्लियामान थे उन्होंने कवानीन बनानी थी, तो एग्जेक्टिव ने उन कवानीन को लागू करना था जाके, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट होगी। उसके बाद ये ट्रॉयका में तीसरा पिलर जो था वो अदलिया का था, जिसको हमने बड़ा टैक्टिकली उसको ख़त्म किया। एंड हेयर वी आर, जिसके अंदर कोई पता ही नहीं आगे 28वीं तरमीम आ रही है, गॉड नोज व्हाट, के उसके अंदर व्हाट लाइज अहेड। 28वीं तरमीम अगर आती है तो उसके अंदर डेफिनेटली जो कुछ टेरिटरीज़ हैं उनको फेडरल करना और सूबों की पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करना ताकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ये अटैम्प्ट होती है। क्योंकि बिलावल साहब ने ख़ुद तकरीरों में भी कह दिया है, गालबन आपके राना सनाउल्लाह साहब ने भी इंटरव्यूज़ में कहा था। देखिए ये बेमायनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जब डेवोल्यूशन हुई थी 2 प्रोविंसेस, तो एक्चुअली डिवॉल्व होकर यूसीओ में तो गई नहीं, जो उसके अंदर था 18वीं जो तरमीम उसकी में, वो थी, जो उसकी रूह है जरूर बेसिकली। थी। ना वो पंजाब में हो सका, ना वो सिंध में हुआ, ना वो कहीं और हुआ। अब बिलावल साहब जितना मर्जी शोर में चाहें क्या है कि जनाब के हम पता नहीं क्या कर देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। हजूर आपने यूसीओ में तो पैसे दिए ही नहीं, आपने अपना वही वडेरा राज रखा, अपॉइंटमेंट थ्रू फैमिली रखा, और वही सिस्टम चल रहा है सिंध के अंदर। पंजाब के अंदर हमारे से यूसी के इलेक्शन हो नहीं पा रहे। हम कभी डिसाइड करते हैं पार्टी लाइन पे करें, कभी कहते हैं नई पार्टी लाइन पे करने। अच्छा पंजाब में आप क्या इलेक्शन करवाएंगे? 2024 का इलेक्शन हो गया, आप बिला वजह इतना खर्चा करेंगे, दे नून लीग को सीटें सारी, खर्चा तो कम अज़ कम बचाएं ना, और वही पैसा यूसी वालों को दे दें फ़ंड के लिए। लाइक अगर आपने यूसी में 5 लाख 10 लाख खर्च करना था ना, वो उनको फ़ंड के तौर पर दे दें। फिर अगर आप यूसियाँ के इलेक्शन करवा भी देते हैं फ्री एंड फेयर, क्या पंजाब गवर्नमेंट अपने एमपी और एमएनए से फ़ंड लेके यूसी वालों को देगी? क्योंकि इस सिस्टम के तहत एमपी एमएनए कंट्रोल करना ज़्यादा है। यूसियाँ तो बहुत सारी हैं, उनके काउंसलर भी बहुत सारे हैं, चेयरमैन भी बधेरे होंगे, कंट्रोल करना मुश्किल है। और बड़ी सिंपल सी बात है, लाहौर जैसा बड़ा शहर हो या कराची जैसा बड़ा शहर हो, उसको डायनेमिक मेयर्स चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं है। मसलन लाहौर के प्रॉब्लम्स उतने हैं जितने शायद साउथ पंजाब के प्रॉब्लम हो बाजार। आपको डिवाइड करना पड़ेगा ये पावर स्ट्रक्चर। बीच में मार्केट में ख़बर थी कि जनाब हम सूबे बना देंगे, बनाएं सूबे, जब तक आप यूसीओ के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वहाँ तक पैसे नहीं देंगे, कुछ चेंज नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो आप जितने मर्जी बना ले जाके, अपने जो बेसिक आपकी रूह है, जो सिस्टम की 18वीं आप अमेंडमेंट की बात करते हैं कि रिवर्स नहीं करना, जब तक आप उनको ही पूरा नहीं करेंगे तो इश्यूज जो हैं वहीं पे रहते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आप सोचने पर फिर मजबूर होते हैं कि अगर सीटें जो हैं वो एक बंदर बांटी है, तो फिर उसके अंदर जो आपके इंडिकेटर्स हैं, या मेरे जैसे जो हम कह लें कि कम अकल लोग जो हैं जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे, इन्फ्लेशन को देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट्स को देखेंगे, टैक्स टू जीडीपी रेशो को देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखेंगे, डेट को देखेंगे, अब एनर्जी सर्कुलर के आप सारे मामला को देखेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो फिर तो ये मैटर ही नहीं करती ना। फिर तो अगर बांट चल रही है तो उसके अंदर मोर और लेस मैं इन कागज़ के टुकड़ों को उठा के क्या इनके ऊपर बात करूं। तो पॉइंट इज कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ही किसी को लेके आना, चलाना है और सीट को वीक रखना है और आगे सीट को आगे बांट देना जाके, तो फिर मैं क्यों ब्लेम करूं पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को या पीटीआई को? क्योंकि एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर जाके पावर तो छीनी की है वापस, और उनका मुद्दा वही रहा है कि आगे हमें पूरा टाइम ही नहीं मिला जाके। यानी अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे को जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, 5.6 टू 6.2 की एवरेज रेशियो थी हमारी जाके पीएमएलएन के 2013 से 18 के अंदर, जो कि पीक की थी 2022 के अंदर 6% के ऊपर, जिसको ये लोग पीटीआई वाले क्लेम करते हैं कि हमारी 6% जीडीपी ग्रोथ रेट थी। ऑल तो ये भी इसकी रेशियो जो थी कम हो गई थी बात के अंदर, लेकिन इसको क्लेम वही करते हैं। अब आके वो 2.246 के ऊपर चल रही है। वो कहते हैं कि हमारी ये भी वाली काउंट ना करो, पीछे वाली काउंट करो, क्योंकि उस टाइम हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट निज़ाम था। उस टाइम हमारे पास पावर थी, इख्तियारात थी, ज़्यादा थी। ब्लेम कोई भी नहीं कर रहा आके किसी चीज़ के ऊपर, ना ही ब्लेम लेने के लिए तैयार उस वक्त आपको सीपैक के पैसे आ रहे थे, की बुनियाद पे आपने अपनी सारे नंबर्स बूस्ट किए थे। सन 2008 से लेकर सन 2013 तक आपकी इकॉनमी री ओपन अप हुई थी, पोस्ट क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप, वॉर एंड टेरर वाइंड डाउन हो रहा था, आपका एकदम से फ़ंड डिसअपीयर हुआ था जो अमेरिका से आते थे। बाय द टाइम नवाज शरीफ का दौर मिड में था, अमेरिकन बेसिस तकरीबन बंद हो चुकी थी। इमरान खान साहब के दौर में पहला साल डेढ़ आप समझे कोविड आ गया, उसके बाद इकॉनमी का उन्होंने वही पैकेज दिया जो सारे देते थे कि हम किसी तरह
रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बूस्टिंग एक्टिविटी करें जिससे फिर एक पहिया वो चलाते थे। वो किया गया। बुनियादी तौर पे आपको बिल्कुल तपना चाहिए पीटीआई पे, नून लीग पे, पीपीपी पे। उसकी वजह है ये सारे इक़्तिदार से बाहर आए, कहते हैं हमें टाइम पूरा नहीं दिया गया। ऐसे ही जब आप इक़्तिदार में थे और आपको नज़र आ रहा था कि आपकी ताकत ख़त्म हो रही तो आपने तब क्यों नहीं शोर मचाया? मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मचाया ना, सबने मचाया, कोशिश तो की। नहीं किसी ने वाइल इन पावर नहीं मचाया, पोस्ट पावर मचाया। पोस्ट पावर मचाया। वाइल इन पावर, वाइल ऑन द सीट तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब, मिसाल के तौर पे यार नवाज शरीफ ने एक्चुअली किया हुआ है। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ साहब का प्लेन लैंड नहीं होने दिया था और उसने फिर भी अटैम्प्ट किए हुए कि वाइल इन पावर में रोकूं इसे। मसलन खान साहब जनरल बाजवा को डिसमिस कर सकते थे। आपको लग रहा है ना कि ये बंदा आपके साथ नहीं है और पोलिटिकल, आप डिसमिस कर दें। आप कम से कम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें कि जनाब ये अपने ओथ ब्रेक कर दें। कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे सियासतदानों ने भी फंडामेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि हमने आना तो इसी ज़रिए से। अब जब इमरान खान साहब ने कश्तियाँ जलाना शुरू की हैं, एक एक करके वो पीटीआई के सियासतदान पीछे होते रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के थे। आहिस्ता आहिस्ता वो मुज़ाकरा के दरवाजे बंद हुए हैं और अगर अब मुकम्मल बंद हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर मुकम्मल बंद हैं तो अब इनको पता चलेगा स्ट्रगल क्या होती है। आपको याद होगा सन 2011 से लेकर 18 तक हम तो यही सुनते थे खान साहब की बहुत स्ट्रगल है, पीटीआई वालों की बहुत स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल है असली जो अब हो रही है। स्ट्रगल तो असली अब शुरू हुई है। ये वक्त है जब पता चलेगा कि पीटीआई के लीडरान कितने वफादार टू द कॉज हैं और पीटीआई का जो एवरेज वर्कर है उसमें कितना जोश है। वर्कर में जोश है, वर्कर में जो उसकी रिस्पेक्ट है। लीडरान थोड़े से कमज़ोर निकले, लीडरान थोड़े से कमज़ोर रखे। लेकिन अब अगर हम बिफोर कंक्लूजन अगर इसको मैं सम अप करने की कोशिश करते हैं, आप जाके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर जब आप जाते हैं ना, तो आप में 3-4 चीज़ें हैं जो कि रिपीट के ऊपर इन्हीं के सामने ला के इनके सामने रख देता हूँ। और अपोजिशन का नैरेटिव जो कि नहीं होता, कहते हैं सीपीआई आपका जंप की है 10.9% पे 2026 अप्रैल के अंदर, जो कि 0.3% था। डीजल अप बाय 93%, केरोसिन अप बाय 155%। ये मिट्टी का तेल है जो आम घरों के अंदर गरीब गुरबा का जिससे चूल्हा जलता है। आटे की बात करें 31% वो बढ़ाई। मतलब ये सारी चीज़ों को आप ले जाके आप फेडरल बजट की बात करते हैं, बजट की है तो 51% तो उसका आपका डेट रीपेमेंट में चले जाना है। 22-25% जो है आपका वो आपका हमारे दारों के पास चला जाना है, मिलिट्री के पास चला जाना है, एजुकेशन के पास फिर नहीं आना जाके। फ्यूल रीपेमेंट की बात करते हैं। फाइनली बिफोर कंक्लूजन यही निज़ाम चलता है। ये तो बहुत बुरे इंडिकेटर्स हैं। मतलब ये अपोजिशन नैरेटिव नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है कि भाई मैं आई एम क्रम्बलिंग, मेरे बुरे हालात हैं, मेरे ऊपर कुछ करो। औरंगजेब साहब बैठे हैं, मीटिंग होती है तो वो चेयर नहीं करते, जाके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। मतलब वो तो उनका काम था जाके। सो ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए डू यू थिंक कि निज़ाम इस तरह चलना है या कि इनको भी 5 से पहले उठाना पड़ेगा? इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो मुझे लगती है कि आपका एफडीआई जो है वो एक ऑल टाइम लो पे है। असल में बुनियादी तौर पे ये एक बात समझते हैं, SIFC हमने बनाई बड़े अरमान से कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। पहले 1.5 साल हर सहाफ़ी ने हमें बताया टीवी पे बैठ के कि ये मुआहदा होगा, ये मुआहदा होगा, ये मुआहदा होगा। मैं इतने मुआहदे हो गए थे कि हमने गिनना छोड़ दिया था, लेकिन लगभग 200-300 बिलियन तक पहुँच गए थे आखिरी जो हमने दफ्तर में काउंट किया था। मईशत चलती है जब आपका एवरेज पर्सन लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करे। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि अगर मैं लाहौर में कारोबार खोलूँ तो मुझे यकीन हो कि जनाब महकमे मुझसे रिश्वत नहीं लेंगे, मेरे पैसे कोई मारेगा तो अदालत रिलीफ देगी। अदालतें बिज़ी हैं पीटीआई को तुनने में, महकमे बिज़ी हैं इनकाउंटर करने में, तो मेरा बिज़नेस कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई भी नहीं। अभी हमने इतनी स्टूपिड पॉलिसी बनाई हुई है कि हम कहते हैं रात को 8 या 9 बजे बिजनेस बंद हो गए। क्यों होंगे बंद? मुझे तो नज़र नहीं आया कि सरकार ने कहा कि 75% फ्यूल हमने बंद कर दिया है अपनी गवर्नमेंट का, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आप बिजनेसमैन हैं नहीं। अच्छा, हमेशा नून लीग ने एक झूठ बोला, हम ये बिजनेसमैन नहीं हैं। हाँ, इनके जो बड़े थे, जो नवाज शरीफ साहब के वाल थे, वो कारोबारी थे। नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, हमने दे आर नॉट बिजनेस पीपल। ये लोग जिस तरह बिज़नेस करते हैं, वो जिस तरह साम्राज्य बिज़नेस करता था उस तरह है कि आज मैं ये बिज़नेस करूँगा, जाके बिज़नेस शुरू किया, कहा इसका मुझे प्रॉफिट दे दो, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ये तो एक लाइक टॉडलर्स दे प्ले, दे आर नॉट बिजनेस पीपल। जरदारी साहब का एक वडेरा माइंडसेट है और इमरान खान साहब को भी कख नहीं पता मीशत का। ठीक है, आप असद उमर साहब का टेन्योर याद रखें। असद उमर साहब की मिनिस्ट्री वापस ले ली गई थी। वापस ले गई थी? क्यों ली गई थी? असद उमर साहब पे क्रिटिसिज्म ये था कि बाजवा साहब से ताल्लुकात ख़राब हुए उनकी वजह से। अल्लाह आलम, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हम आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए हमें मुंशी चाहिए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह की चीज़ चाहिए, बैंकर चाहिए, या हमें कोई विजनरी चाहिए जिसके पास इंडस्ट्री का प्लान हो। कि आप मुझे ये बता दें कि हमारी इकॉनमी का बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर। इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर साथ किया और पिछले साल किया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया, आप क्या करेंगे?
आपने अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया आलू के सीज़न के पीक पे, माल पड़ा ज़ाया हो गया। आपने गंदम की ट्रांसपोर्ट बिटवीन प्रोविंसेस बंद कर दी, तो आपका एवरेज किसान कुछ कमा नहीं पा रहा, ना बड़ा, ना मिड साइज़, ना छोटा। अभी कल को पता चलेगा ये कहेंगे जनाब के आम के सीज़न में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फ़लाँ वजह से। तो बुनियादी तौर पे दिस आर नॉट बिजनेस पीपल, ये अपना बिजनेस करते हैं, इंजॉय करते हैं, IPP बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद सोलर को खुद बनाते हैं पॉलिसी, और ख़त्म करते हैं फिर। इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं। ये इस तरह बिजनेस करते हैं। आप किसी भी जेन्युइन ताजर या बिजनेसमैन से बात करें तो वो हैरान हो जाएंगे कि निज़ाम चल क्या रहा है। निज़ाम चल क्या रहा है, देखते हैं कितनी देर चलता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की थी असद भाई ने बीच के अंदर के, उसका क्या हालात है। तो मैं बता दूं कि अगर PTA दौर के अंदर पीक 17-18 अरब देखी थी, तो 2023 में वो कहीं 3 पे रह गया था। तो ख़त्म होने वाला जो डिफ़ॉल्ट की कहानियाँ थी वो फिर बढ़ के 7-8 पे गया। और जो बाकी सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी इसी निज़ाम के अगर हैं, तो ये वो वाला डेडलीस्ट एरा है रिलेटेड टू, जब आप बात करते हैं टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। तो मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ों के अंदर क्या ही बात करनी, इंडिकेटर्स को आप उठा के सामने देख लें, परफॉर्मेंस जो आपके सामने होगी। असद तारिक ईऑन पॉडकास्ट से हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सलमान दुरानी का भी बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था। अल्लाह हाफ़िज़।